नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकेश विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 7 का लेसन 7 बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट हम आज ही एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बुद्धि क्या होती है। सामान्यतः बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने और हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है और थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। ये परिभाषाएं बेसिकली आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा भी रखा है और आगे पूछ भी सकता है। बुद्धि की परिभाषाओं के वर्गीकरण के बारे में हम जाने तो 3 तरीके की बुद्धि की परिभाषाओं का वर्गीकरण किया गया। पहला है सामान्य की योग्यता, समायोजन की योग्यता, दूसरा है सीखने की योग्यता और थर्ड है अमूर्त चिंतन की योग्यता। जो पहला है समायोजन की योग्यता, वो स्टर्न, बर्ट और क्रूज ने इसे माना है। इसके अलावा सीखने की योग्यता बकिंगम, वुडवर्थ और डियरबोर्न ने माना है और अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है बिन्ने, टर्मन और स्पीयरमैन ने माना है। इसके बाद बुद्धि की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि जो होती है जन्मजात योग्यता होती है। बुद्धि अधिगम में सहायक होती है। बुद्धि का मापन जो है वो संभव नहीं होता और वंशानुक्रम जो है वो बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का लगभग 75%। इसके बाद हम थोड़े लेखकों के नाम जान लेते हैं। या सबसे पहले बुद्धि के ऊपर इन्होंने क्या क्या किया था, किस किस ने। तो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक जो था, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी विलियम वुंट ने। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट ने। कब खोली? 1879 में। इसके बाद मानसिक बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम किया था क्रेटल ने 1819 में। इसके बाद सफल बुद्धि परीक्षण, पहला जो है वो सफल बुद्धि परीक्षण ही जो किया था एल्फ्रेड बिने 1905 में। इसके बाद बुद्धि लब्धि का प्रत्यय जो दिया था स्टर्न ने दिया था 1912 में। इसके बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने 1916 में। बुद्धि एवं सृजनात्मकता जो होती है वो धनात्मक होती है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने ने। इसके बाद हम आ जाते हैं बौद्धिक संरचना प्रतिमान मॉडल या SI मॉडल, थॉर्नडाइक ने दिया था। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। ये जो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली इसी पे ही आते हैं। बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत या बुद्धि को अविभाज्य इकाई बताया था बिने, टर्मन और स्टर्न ने। इसके बाद बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत यानी GS थ्योरी दी थी स्पेयरमैन ने। G और S, G का मतलब है जनरल इंटेलिजेंस यानी वास्तविक मानसिक शक्ति, और इसके बाद है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो कि होता है अर्जित योग्यता। जो जनरल इंटेलिजेंस होता है अगर ये किसी का ज़्यादा होगा तो उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो होता है वो व्यक्ति द्वारा अर्जित किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, सैंड थ्योरी, आणविक सिद्धांत और तत्व विश्लेषण सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत PMA मॉडल, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ये थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि का तरल ठोस मौजिक मॉडल, तरल जो होता है वो वंशानुक्रम का है और अपरिवर्तन होता है। इसके अलावा ठोस होता है वो वातावरण का होता है जो कि परिवर्तनीय होता है। बुद्धि तरल ठोस जो ये मॉडल है कैटल ने दिया था, जिसमें बोला था कि 2 तरीके की बुद्धि होती है, तरल और ठोस। तरल जो होती है वंशानुक्रम होती है जो कि चेंजेबल नहीं है, लेकिन जो ठोस जो तत्व है इसके अंतर्गत वो है वातावरण यानी हमारा एनवायरमेंटल जो कि चेंजेबल है। इसके बाद आते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल, एकाकी नहीं बल्कि बहुकारकीय होता है। प्रारंभ में इसके 7 प्रकार थे लेकिन वर्तमान में इसके 9 प्रकार हैं। ये थ्योरी दी थी हावर्ड गार्डनर ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत त्रिआयामी, त्रिवियमी, इसके बाद सामग्री, विषय वस्तु, संक्रिय उत्पाद, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। इसके बाद बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो दिया था फिलिप वर्नन ने। बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप सभी को पता है, जीन पियाजे। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था स्टेनबर्ग ने। ये त्रितंत्र में क्या होता है? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, अनुभवजन्य, ये सेकंड पार्ट है,
और थर्ड में है व्यवहारिक या संदर्भनात्मक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तत्वविहीन सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत थॉमसन ने, और क व ख वर्ग सिद्धांत हैब ने। अब हम मेन बुद्धि के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। तो मेन बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, पहला है एक कारक सिद्धांत, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, तीसरा है बहुकारक सिद्धांत, चौथा है प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक या त्रिआयामी सिद्धांत, तरल व ठोस सिद्धांत, इसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत। हम इन 8 सिद्धांतों की डिटेल से बात कर लेते हैं। एक कारक सिद्धांत क्या होता है? इसका प्रतिपादन जो था वो बिने ने किया था, और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो टर्मन और स्टर्न को जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, और बुद्धि के अनुसार एक शक्ति या एक कारक के रूप में इसे जाना जाता है। बुद्धि जो कि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है, वह समस्त व्यवहारों को प्रभावित भी करती है। द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो था स्पीयरमैन ने किया था, और उनके अनुसार बुद्धि के 2 कारक होते हैं। पहला होता है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम इंग्लिश में जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है द्वितीय विशिष्ट मानक योग्यता, जिसे हम इंग्लिश में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, और इसी को ही शॉर्टकट में GS थ्योरी का नाम दिया गया था। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यताओं के अलावा कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती है, ये स्पीयरमैन ने बोला था। और स्पीयरमैन के अनुसार एक व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यताएं होती हैं, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान भी होता है। बहुकारक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। अब थर्ड है हमारा बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो थे वो थॉर्नडाइक थे। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है, और प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती हैं, ये थॉर्नडाइक का मानना था। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। इसके अलावा 4 स्वतंत्र प्रतिमान बताए थे: स्तर, सीमा, क्षेत्र और गति। थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि जो होती है वो सैद्धांतिक होती है, जिसके अंदर कवि, लेखक, दार्शनिक, कलाकार, चिंतक, आलोचक आदि आते हैं। दूसरा होता है मूर्त यांत्रिक या स्थल बुद्धि, जो कि व्यवहारिक होती है। इसके अंतर्गत इंजीनियर, औद्योगिक कर्मी और मैकेनिक, डॉक्टर आदि आते हैं। तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि, जिसमें नेता, समाज सुधारक और वक्ता आदि आते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत पे आते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉमसन ने किया था, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया गया था। थॉमसन ने तर्क दिया कि व्यक्ति को बुद्धि व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इनका क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है, और किसी विशिष्ट परीक्षण से इनमें कुछ तत्व दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत पे आते हैं, जो कि है हमारा समूह तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये बोला गया है कि स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थॉमसन ने समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वह तत्व जो कि प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, जिन्हें समूह तत्व कहा जाता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह थी कि सामान्य तत्वों की धारणा का खंडन करता है। नेक्स्ट सिद्धांत पे आते हैं गिलफोर्ड का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन JP गिलफोर्ड ने किया था, और इनकी टीम ने बुद्धि परीक्षण पर कारक तकनीकों का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न कारकों व तत्वों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक या त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन RB कैटल ने किया था, और तरल बुद्धि वंशानुक्रम, कार्य कुशलता या केंद्रीय नाड़ी संस्थान की योग्यता पर आधारित होती है, और इसे एक सामान्य योग्यता बोला जाता है। वही ठोस बुद्धि जो होती है एक प्रकार की सामान्य योग्यता है, जो अनुभव, अधिगम व वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। नेक्स्ट सिद्धांत पे आते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। इसका सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर सबसे अधिक बल दिया गया है। पहला है बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय है। सेकंड है इसका प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, और थर्ड है प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती हैं। गार्डनर के अनुसार भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, अन्य व्यक्तिगत बुद्धि, अन्य पारस्परिक अंतः पारस्परिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि और नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि होते हैं। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, जिसे हमने नाम दिया है इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं का पता लगता है, और इसको सर्वप्रथम जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट ने सन 1879 में बुद्धि मापन की प्रयोगशाला स्थापित की थी।
बुद्धि परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रश्नों को तैयार किया और उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। इन प्रश्नों का उत्तर देने के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। इसके बाद हम जानते हैं कि बुद्धिलब्धि क्या होती है। कई मनोवैज्ञानिकों के बाद सर्वप्रथम स्टर्न ने बुद्धि मापन के लिए बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग किया। मानसिक आयु क्या होती है? किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, उसे हम मानसिक आयु कहते हैं। टर्मन से बुद्धिलब्धि ज्ञात करने की विधि बताई है और इनके अनुसार बुद्धिलब्धि बच्चे की मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करके प्राप्त की जा सकती है। जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, बुद्धिलब्धि बराबर में मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। बुद्धिलब्धि के चार्ट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसका कितना आईक्यू होता है। 130 या इससे ऊपर का आईक्यू जिसका होगा वो प्रतिभाशाली या अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा। 120 से 129 के बीच जिसका आईक्यू होगा वो श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 के बीच में उच्च सामान्य बुद्धि, 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि और 80 से 89 के बीच में मंद बुद्धि, 70 से 69 के बीच में क्षीण बुद्धि और 69 से नीचे वाला निश्चित क्षीण बुद्धि कहलाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। हम अपने एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, एमसीक्यूज करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, इसका ये कथन किसने बोला था? अरस्तु, स्किनर, मास्लो या हार्वर्ड गार्डनर। तो दोस्तों मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो टेस्ट था हार्वर्ड गार्डनर ने ही किया था और ये बोला था कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं और कक्षा में एक छात्र की बुद्धिलब्धि 130 से अधिक पाते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि बालक सामान्य बुद्धि है, कि बालक अति श्रेष्ठ बुद्धि है, औसत बुद्धि है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 130 से अधिक बुद्धिलब्धि जिसकी भी होती है वो बालक जो होता है वो अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने, गार्डनर, टर्मन या थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका सिद्धांत जो था वो बिने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी थी? थॉमसन, कॉल्विन, थर्स्टन या रायबर्न। दोस्तों इसकी परिभाषा जो थी कॉल्विन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 16 वर्ष का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो दोस्तों उसकी मानसिक आयु जो होगी वो होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जो फॉर्मूला था पहले हम इसे देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला था ये भी आपको पता होगा कि बुद्धिलब्धि बराबर में आईक्यू बराबर में उसकी एज बटे में उसकी मेंटल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि के सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ऑप्शन ए कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि से सुसंगत नहीं है। ऑप्शन 2 विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन 3 ये शोध पर आधारित नहीं है। ऑप्शन 4 ये 7 बुद्धियों को समान मापन नहीं देता। तो दोस्तों जो बुद्धिलब्धि है बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसको वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? विचार करना, गति करना, सहानुभूति करना या याद करना। तो संवेगात्मक बुद्धि से जो संबंधित है वो है सहानुभूति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्धि लक्ष्यांश रूप से शैक्षणिक निष्पादन संबंधित है कम से कम, पूर्ण, मध्यम या उच्च। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है? सामान्य बुद्धि, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, विशिष्ट विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, ऑप्शन 4 शिक्षकों में अनुबंधित कौशल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जो है प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? बहुबुद्धि सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तार्किक बुद्धि जो संबंधित है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिने व उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त माना था? तो बच्चों की शारीरिक क्षमता को, बच्चों की रुचि को, बच्चों की मानसिक
कार्यों को या उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों बिने और उनके साथी ने साइमन ने बुद्धि के मापन के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त माना था? इन सभी चीज़ों को उपयुक्त माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? स्टर्नबर्न, एल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो किया था एल्फ्रेड बिने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? एक कारक सिद्धांत टर्मन, ठोस तरल बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्मस्टन या द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन? तो दोस्तों इसका जो सही कौन सा मिलान गलत है? ठोस और तरल बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन या अपसारी चिंतन? दोस्तों ये संबंधित है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अध्यापक ने राघव को कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि स्तर उच्च है, संगीतमय, स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक या भाषाई? क्योंकि वह गाना बजाना सीख रहा है, मधुर संगीत बजाते हुए देखा, तो संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्न का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? गणितीय बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या संसाधन पूर्ण बुद्धि? तो दोस्तों स्टर्नबर्न का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि सीखने योग्य होती है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, बुद्धि नवीन पर्यावरण के समायोजन की योग्यता होती है या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बुद्धि के संदर्भ में ये तीनों कथन सही हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता और समायोजन की योग्यता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव बुद्धि व विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। शिक्षार्थी को बता रहा कि वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन 2 विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन 3 निष्पक्ष रूप से शिक्षण कार्य, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी? तो दोस्तों मानव बुद्धि व विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को समझ बना सकती है, योग्य बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यता या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। कथन किसने बोला था? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, टर्मन या पियाजे? तो ये कथन बोला था थॉर्नडाइक ने। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टर्नबर्न के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? सामाजिक, संदर्भगत, अवयभूत, अनुभाविक? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सामाजिक। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए कृपया दोस्तों को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।